ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, पिछले करीब 1.5-2 वर्षों से आपने देखा होगा कि हमारे देश का जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है उसके द्वारा संत श्री जग्गी वासुदेव जी और ईशा फाउंडेशन पर लगातार एक आरोप लगाया जाता रहा है कि भाई ईशा फाउंडेशन ने जंगल की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, एक एलिफेंट कॉरिडोर पर उन्होंने कब्जा किया है। इस प्रकार के आरोप लगातार ईशा फाउंडेशन पर लगाए जाते रहे हैं। इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश लेफ्ट के इकोसिस्टम ने की है। काफ़ी हो हल्ला भी इसको लेकर उन्होंने मचाया था। आप कई सारे वीडियोज़ इससे रिलेटेड देख सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। पर जांच के बाद इनमें से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, साबित नहीं हो पाया। सारे आरोप गलत पाए गए। These are not forest lands. Yes, there is a forest close by, but these are Which not is an forest. elephant corridor, I believe. It is not elephant corridor. The Environment Ministry doesn't say that, the World Wildlife Fund doesn't say that, the State Forest Department doesn't say that. Somebody else says that. They keep saying that because they don't know what is an elephant corridor. If there was an elephant corridor, why did they give revenue lands 130 years ago? Why did they make this into revenue lands 130 years ago, during the British era? And these are agriculture lands, people have been growing sugarcane. There are sugarcane mills which are contracted this area, and largely arecanut and coconut farms. If a coconut farm is there, many of them are over 40-50 years old. If there was an elephant corridor, none of them would be standing, isn't it? Just drive around and see. There are coconut farms all around. So, you can say anything you want in this country. Do you know what it takes to file a PIL? Anybody can file a PIL, it just takes a few hundred rupees. I can file 10 cases on you by today evening. It's the onus is on you to prove it is not true. In the last 25 years, they must have filed I don't know how many cases on us. Has one thing found one copper? अभी हाल ही में जो एक तमिल फिल्म का ट्रेलर सामने आया है जिसका नाम काडन है, हिंदी में हिंदी डब्ड वर्जन भी इसका रिलीज़ होने वाला है जिसका नाम है हाथी मेरे साथी। इसी हफ्ते ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर भी यही लग रहा है, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, पर ट्रेलर को देखकर जो मुझे लगा वो बस ओपिनियन में आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस ट्रेलर को देखकर भी यही लग रहा है कि संत श्री जग्गी वासुदेव जी जैसे एक वेशभूषा पहना हुआ पात्र हमें ट्रेलर में दिखाई दे रहा है, जो एक करप्ट पॉलिटिशियन के साथ में हाथ मिलाकर खड़ा है। इस प्रकार का कैरेक्टर हमें ट्रेलर में दिख रहा है। और ट्रेलर में ये बताया कि ये जो पॉलिटिशियन है वो इस प्रकार के जो एलिफेंट कॉरिडोर है उस पर उसने कब्जा किया हुआ है, ज़मीन पर वो कब्जा कर रहा है। इसी विषय को लेकर ये पूरी फिल्म है। यानी डायरेक्टली जो संत श्री जग्गी वासुदेव जी की तरह वेशभूषा किया हुआ जो पात्र है उसको डायरेक्टली उन्होंने टारगेट नहीं किया है ट्रेलर में। कम से कम ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है। अब फिल्म में उन्होंने टारगेट किया है नहीं किया है वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर ट्रेलर में कम से कम उन्होंने डायरेक्टली उस कैरेक्टर को टारगेट नहीं किया है। बस 1 या 2 सेकंड के लिए बस वो पात्र हमें ट्रेलर में दिखाई देता है। वो सीन तुरंत कट हो जाता है और अगले सीन में एक पॉलिटिशियन उनके हाथ में हाथ मिलाकर खड़ा है, ये हमें दिखाई देता है। और उस फिर पॉलिटिशियन को पूरे ट्रेलर में टारगेट किया हुआ है। यानी कोई शायद ये आरोप ना लगा पाए या फिर डायरेक्टली लोग फिल्म मेकर से प्रश्न ना पूछ पाए कि भाई आपने उन पर कैसे आरोप लगाया, इसलिए डायरेक्टली उन्हें ट्रेलर में कम से कम टारगेट नहीं किया है, ऐसे लगता है। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू इन पर जो कुछ रेड्स वगैरह आईटी रेड हुई थी उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके नीचे ही कुछ मित्रों ने इस फिल्म को लेकर कमेंट किए थे कि भाई ऐसे ऐसी ये फिल्म है, इसे देखकर हमें ये लग रहा है कि जो ईशा फाउंडेशन है और जो संत श्री जग्गी वासुदेव जी है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश इस फिल्म के द्वारा की जा रही है, ऐसा ट्रेलर देखकर लग रहा है। उसके बाद ही मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला था, नहीं तो तब तक तो मैं इस फिल्म के बारे में मैंने सुना भी नहीं था। हालांकि देखिए, हिंदू संतों पर गलत तरीके से आरोप लगाए जाना, उनकी छवि को धूमिल करना, ये कोई नई बातें नहीं है हमारे देश में। इसके पहले भी कई संतों के साथ में ऐसी साजिशें हुई है, कॉन्स्पिरेसी के तहत जानबूझकर उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, वर्षों वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा है, बाद में वे निर्दोष बरी हुए हैं। ऐसे कई संतों के उदाहरण हमारे सामने हैं। मैंने इसके पहले भी ये सब बातें आप सबको बताई हुई है। जैसे कि देखिए, राधा कृष्ण मिशन के जो कृपालू जी महाराज है, 88 वर्ष की आयु में उन पर रेप और किडनैपिंग जैसे झूठे आरोप लगाए गए, बाद में उन्हें कोर्ट के द्वारा निर्दोष बरी कर दिया गया। इसके अलावा सनातन आश्रम द्वारका के जो संत श्री केशवानंद जी है उन पर भी इसी प्रकार के झूठे रेप के आरोप लगाए गए थे। 10 वर्ष तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था, बाद में उन्हें निर्दोष बरी किया गया। इसके अलावा शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी
जयललिता सरकार के द्वारा दीपावली की रात को उन्हें झूठे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 वर्ष के बाद में उन्हें निर्दोष बरी किया गया। अभी 2016-17 में ही कोर्ट का ये निर्णय आया था। या स्वामी लक्ष्मणानंद जी, आजीवन वे समाज की भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया। आदिवासी क्षेत्रों में जो फॉरेन फंडिंग से जो ढोंग, पाखंड और लालच के द्वारा जो धर्मांतरण होता है आदिवासी क्षेत्रों में, उसका विरोध वे आजीवन करते रहे, लोगों को जागरूक वे करते रहे। अंत में जन्माष्टमी के दिन उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इसके जब कोर्ट का इस पर जब निर्णय आया तो कुछ एक नक्सली और 7 क्रिश्चियंस को इसमें अपराधी साबित किया गया था। उन्हें कोर्ट के द्वारा सजा दी गई थी। इसके अलावा संत श्री आसाराम जी बापूजी पर जो आरोप लगाया गया था, जिस आरोप के कारण वे पिछले 8 वर्षों से जेल में हैं, उस एफआईआर को भी अगर आप देखेंगे तो उस एफआईआर में तक रेप का उल्लेख नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, पर फिर भी पिछले 8 वर्षों से वे जेल में हैं। कोई बेल नहीं, कोई पैरोल नहीं, एक दिन की तक नहीं। इसके साथ में ही आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से कई संतों पर ऐसे जमीन हड़पने के झूठे आरोप लगाए जाते रहे हैं। हालांकि उन आरोपों में कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। अब जरा हम रियलिटी चेक करते हैं। ये जो जमीन हड़पने के जो आरोप है, इसको लेकर थोड़ा सा हम रियलिटी चेक करते हैं कि सच में कैसी घटनाएं हो रही है। वो घटनाएं कितनी ज़्यादा चिंताजनक है। पर इतनी चिंताजनक घटनाएं वो होते हुए भी हमारे देश का जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, वो उन घटनाओं को लेकर कैसे बिल्कुल चुप्पी बनाए रखता है। कोई भी उस पर बात तक नहीं करता। अब ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में हुई जो कुछ घटनाएं हैं वो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अभी देखिए, पिछले ही वर्ष केरला का जो बिलीवर्स चर्च है, उनके द्वारा झारखंड में फॉरेन फंडिंग से अरबों की ज़मीन खरीदी गई। करोड़ों की नहीं, अरबों की ज़मीन खरीदी गई झारखंड में। आपने देखा कोई सो कॉल्ड पर्यावरणवादी उसने इस पर कुछ आक्षेप लिया हो या कुछ बात की हो कि भाई इतना बड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है या इतनी जो अरबों की ज़मीन है झारखंड में, उसको कैसे खरीदा गया, वो भी फॉरेन फंडिंग से। देखा आपने किसी ने एक वाक्य भी इस पर बोला हो? नहीं, बिल्कुल चुप्पी। इसके अलावा अभी 4 महीने पहले ही आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा केरला के बिलीवर्स चर्च पर ही रेड डाली गई थी। 14.5 करोड़ से भी ज़्यादा की जो अमाउंट है, जो पैसे हैं वहाँ पर जब्त किए गए थे। इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार पिछले 5 वर्षों में केरला के बिलीवर्स चर्च को 6,000 करोड़ की फॉरेन फंडिंग मिली है, जिसका गलत तरीके से उपयोग किया गया। 6,000 करोड़, इतना बड़ा स्कैम सामने आता है। और जब सबसे विशेष बात यह कि जब ये जांच चल रही थी, उस समय वहां के जो फादर है उनके द्वारा एक पेन ड्राइव और मोबाइल को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश की गई थी। The income tax department officials have seized 14.5 crore rupees after they conducted raids at offices of Believers Church. Out of the total amount, 7 crore was recovered from the boot of a car owned by an employee of the hospital under Believers Church. Rest of the amount was seized from various locations, including the national capital. Vivek, what more details do you have in this particular case? Because 14.5 crore rupees was seized. Are the raids still underway? Hina, the 3-day raids actually concluded today morning at the Believers Church headquarters in Tiruvalla. Remember, this is a very huge scam, in which there are allegations that senior politicians from all political parties have benefited from the money that's been sent from various other countries to India in the name of charity purposes, but that was being channelized for a real estate business and for construction. Remember, what we understand from the department is that the church received at least 6,000 crore as foreign aid in the last 5 years, and it's also found that this donation from foreign countries was illegally spent on real estate and construction sectors. Now, what's even more shocking is that a pen drive that has been seized, was actually one of the official, one of the member of the Believers Church tried to destroy that, and it's actually the customs of, the income tax official who actually intervened and took seized it from her, and also a mobile phone was actually was about to be destroyed by the spokesperson called Father Sijo of the Believers Church. Actually, the customs official managed to grab it from him, and he was actually trying to destroy it by throwing it in a toilet. इसके अलावा एवेंजेलिस्ट पॉल दिनाकरन के एक ऑफिस और घर पर आईटी डिपार्टमेंट के 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने रेड डाली थी। अभी 2 महीने पहले की बात है, जनवरी की ही बात है। और वहां से 120 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेड इनकम सामने आई थी। इसके अलावा 4.5 किलोग्राम 4.5 kg
सोना वहाँ से आईटी डिपार्टमेंट को मिला था। और दोस्तों केवल यही नहीं, ये एक दो केवल रेड की बात नहीं है। 2015-16 में मोदी सरकार के द्वारा देश के 20,000 ऐसे एनजीओज का एफसीआईए लाइसेंस कैंसिल किया गया था। एफसीआईए लाइसेंस फॉरेन फंडिंग लेने के लिए आवश्यक होता है और ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल किया गया था क्योंकि ये जो 20,000 एनजीओज थे वे फॉरेन से फंडिंग लेते थे पर इसका कोई सरकार को हिसाब नहीं देते थे और उस फंडिंग का देश में धर्मांतरण के लिए और देश विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग करते थे। और दोस्तों केवल इतना ही नहीं, मिशनरीज के द्वारा फॉरेन फंडिंग से जो कुछ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए जाना या अतिक्रमण, इसको लेकर थोड़ा सा सिंपल सा गूगल सर्च भी अगर आप करेंगे ना तो आपको कई सारे ऐसे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। यही नहीं, आज हमारे देश में जो कैथोलिक चर्च है वो लार्जेस्ट नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का ओनर है। इतनी सारी न्यूज़ सामने आती है, इतने बड़े बड़े स्कैम सामने आते हैं, पर फिर भी हमारे देश का लेफ्ट का इकोसिस्टम या तथाकथित जो पर्यावरणवादी होते हैं वे कभी भी इस पर बात तक नहीं करते। पर दूसरी तरफ जो हिंदू संत है उन पर हम हमेशा से देखते हैं कि गलत तरीके से आरोप लगाया जाता है, उनकी तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जाता है, फॉरेन फंडिंग से उनके विरुद्ध एक कॉन्स्पिरेसी साजिश के तहत गलत आरोप लगाए जाते हैं। उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं होता पर कुल मिलाकर उनका उद्देश्य यही होता है कि उनकी छवि को धूमिल कर देना। अब ये जो फिल्म आ रही है कार्डन या हाथी मेरे साथी या तेलुगु में इसे अरण्य नाम से रिलीज़ किया जा रहा है। अब इस फिल्म में क्या दिखाया गया है वो तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद में ही पता चलेगा, अभी तो हम इसके लेकर कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, पर देखते हैं। अभी इसी हफ्ते फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसको लेकर देखने के बाद में इसका रिव्यू ज़रूर करूँगा। बाकी राणा दग्गुबत्ती ऐसी फिल्में कर रहे हैं ये देखकर मुझे सच में अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। केवल यही फिल्म नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही वीरता पर्वम नाम की एक फिल्म का भी ट्रेलर आया था, उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक लाल आतंकी का कैरेक्टर राणा दग्गुबत्ती वहाँ पर प्ले कर रहे हैं। ये सब देखकर सच में मुझे पर्सनली अंदर से बहुत दुख हुआ। बाकी देखते हैं अब इस फिल्म में रिलीज़ होने के बाद कि क्या इसमें दिखाया गया है। बाकी दोस्तों आप इस पूरे विषय पर, इस फिल्म के ट्रेलर पर क्या सोचते हैं मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।